चलें। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो हमने कहा था कि हम इसको पहले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के लिख दिए ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अच्छा, इनकी जो आउटपुट है और ये मतलब क्या क्या कर रही हैं स्टेटमेंट्स और कंसोल में किस तरह प्रिंट होंगी, ये सारा डिस्कस करेंगे। हमने सारी लॉजिक हर चीज़ जो है ना यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है ना, कंसोल 3+3, ये तो हमें पता है, सिंपल बेसिक है कि दो चीज़ों को सम करके उसका रिजल्टेंट जो है ना वो शो करा देगी। कंसोल 3+3 है, तो उसको पता है 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, तो उसका आंसर जो होगा वो सिंपली जो है ना वो 6 प्रिंट करा देगी। ठीक है, इसमें तो कोई इतनी खास लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिक ये है कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपकी कंसोल की जो स्टेटमेंट है, ये सिंपल जो है दो नंबर्स को प्लस कर रही है, और वो दो नंबर्स आपने खुद दिए हैं 3+3। ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट ये है कि आपने इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है। जब आप इसको डबल कोट्स में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी लॉजिक कहती है कि जब आप उसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग मतलब कंसीडर करता है। ठीक है, अब जब स्ट्रिंग कंसीडर करता है तो जब स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस का साइन लगा दें तो वो उसको कंकैटिनेट कर देता है। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि उसको जोड़ देता है। तो एक थ्री इधर है और एक थ्री इधर है, वो इन दोनों थ्रीज को ना आपस में जोड़ देगा। लेकिन हम समझेंगे ये 33 आ गई, ये समझिए 33 मतलब 33 नहीं हुआ, ये 3 और 3 को कंकैटिनेट करती है। ठीक है, कंकैटिनेट का मतलब ये है कि उसको जोड़ देना। तो ये इसने स्टेटमेंट को क्या किया है, दोनों नंबर्स को उसने जोड़ के लिख दी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, सॉरी स्टेटमेंट है, कंसोल लॉग। एक पहला जो है वो स्ट्रिंग है और दूसरा जो है नंबर है। अब क्या होता है कि जब ये स्ट्रिंग के बाद प्लस लिखा हुआ है ना, ये देखें हमारी लॉजिक क्या कह रही है हमें, दिस स्टेटमेंट यूजेस प्लस ऑपरेटर विद अ स्ट्रिंग एंड यूनरी प्लस ऑपरेटर विद द थ्री। ठीक है, वो कह रहा है जो स्ट्रिंग और जो दूसरा वाला है ना, उन दोनों को क्या कर रहे हैं, उस पर अप्लाइड हो रहा है। तो कह रहा है यूनरी ऑपरेटर कन्वर्ट्स द नंबर टू थ्री। ठीक है जी, कह रहा है जो यूनरी ऑपरेटर है वो नंबर को कन्वर्ट कर रहा है थ्री में, एंड टू अ न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया थ्री में। असल में ना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो हम इसको ना रन करके भी देखते हैं कि हमारी आउटपुट्स क्या आ रही हैं इसके। तो ये हमारी टाइप सिप की कन्फिग फाइल जनरेट हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको TSC करेंगे और एंड का मतलब सिंबल लगाएंगे, और साथ ही इसको नोड, हमारी फाइल का नाम है statement.ts JS। ठीक है, अब इसने क्या किया कि हमें आउटपुट दे रही है। ठीक है जी, पहली जो हमने डिस्कस कर ली कि 3+3 जो है वो 6 होगा। दूसरे हमने डिस्कस की कि भाई हमारी जो ये इसको क्या कर लेगा, स्ट्रिंग बना देगा, और दरम्यान में प्लस क्या कर रहा है इसको, प्लस इसको क्या कर रहा है, प्लस इसको कंकैटिनेट कर रहा है। कंकैटिनेट करके क्या कर देगा, इन दोनों को जोड़ देगा, 3 और 3 इसको जोड़ देगा। ठीक है, फिर दूसरे में क्या हो रहा है कि जो इसके साथ जो प्लस लगा हुआ है ना, वो उसको यूनरी ऑपरेटर बना रहा है। ठीक है जी, और इन दोनों को फिर दोबारा से उसने क्या किया, कंकैटिनेट कर रहा है, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर जो है वो 3 के साथ प्लस नहीं हो सकता, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ प्लस नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू को और जो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो यूनरी ऑपरेटर बनाता है इसके साथ, तो उसने इन दोनों को भी प्लस करके इसकी वैल्यू 33 ही दी है। उसकी आउटपुट हमारी क्या आई है, 33 ही आई है। ठीक है, अब जो तीसरी स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, उसमें हमारे पास पहले नंबर था और बाद में यूनरी ऑपरेटर था। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको उसने रखा 3 और प्लस, और जब यहाँ पे आया ना तो उसको उसने न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जब उसने इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया तो ये 3+3 6 हो जाएगा, इसकी आउटपुट भी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक ये स्टेटमेंट थी, इसको जब हम इस तरह लिख रहे हैं ना टाइप स्क्रिप्ट में, तो वो एरर दे रहा है, क्योंकि वो कहता है जब इन दोनों को तो वो कंकैटिनेट कर लेगा,
स्ट्रिंग को, लेकिन स्ट्रिंग के लिए ना माइनस का फंक्शन कोई नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसको माइनस का फंक्शन लगाते हैं तो वो इसकी आउटपुट ही नहीं देता। इसको हम चेक करते हैं ज़रा रन करके क्या आता है। और देखिए उसने यहाँ जो हमने लाइन इसको दी है, उसने यहाँ पे एरर दे दी है। ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में हो सकता है, चल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो एग्जैक्टली आपको एरर बता रहा है कि ये दो तो चलो समझ आती है कि ये कंकेटिनेट हो जाएंगे, लेकिन फिर ये माइनस फिर क्या करेगा, ठीक है। तो इसको टाइप समझ नहीं आ रही, तो उसने यहाँ पे एरर दे दी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हो सकता है कि ये डिफरेंट आउटपुट दे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें सिंपली हमें पता है कि 3+3 पहले जो है ना ये डिमास रूल यूज़ करेगा, पहले उसको एडिशन करेगा फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो 3+3 क्या होता है, 6 होता है। और उसके बाद वो जब 6 में से -3 करेगा तो उसकी आउटपुट क्या होगी, 3 आएगी, ठीक है। समझ आ रही है? इसमें से कोई स्टेटमेंट समझ में आई हो? पर तीसरी वाली ये जो थर्ड वाली समझ नहीं आई। yes, अच्छा, थर्ड वाली में इसमें ये कहता है कि इसने इसको स्ट्रिंग ही रखा, लेकिन एज अ यूनरी ऑपरेटर बना लिया क्योंकि उसके साथ प्लस का साइन लग रहा था, ठीक है। और उसने फिर इन दोनों को कंकेटिनेट ही किया है, जमा नहीं किया, क्योंकि जो स्ट्रिंग और नंबर जो है आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसमें बाद में प्लस है, इसमें पहले है। इसको हाँ जी, उसने नंबर बना लिया, उसको उसने उसको कन्वर्ट नहीं किया। चलता चलता पहले इसके पास आता है, हाँ इसके जी, पास आगे उसे ये लगता है पहले देखे ना स्ट्रिंग थी ना, तो स्ट्रिंग ने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। पहले स्ट्रिंग थी, जब बाद में स्ट्रिंग आई है तो उसने प्लस के साथ उसको स्ट्रिंग के साथ कन्वर्ट कर लिया नंबर में। ये दो डिफरेंस हैं। असल जो इसमें कंफ्यूजिंग है ना, ये दो हैं। पहले वाले तो आपको समझ आ गई ना कि ये स्ट्रिंग है कंकैटिनेट होगी, ठीक है। लेकिन असल कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि ये इसने इसको यूनरी ऑपरेटर ही रहने दिया, ठीक है ना, उसको स्ट्रिंग रहने दिया, इसको यूनरी ऑपरेटर रहने दिया। यूनरी ऑपरेटर ये होता है कि +3, ठीक है ना, जिस तरह हम कंसीडर करते हैं कि 3 के साथ जो है ना -3 +3, जिस तरह 0 0 से ऊपर लाइन में होगा तो +1 2 3 या -1 2 3, ठीक है। तो उसने कहा यार ये स्ट्रिंग और नंबर जो है आपस में इन दोनों को कंकैटिनेट कर दो, तो उसने कंकैटिनेट करके 3 3 33 लिख दिया। वो लेकिन वो बेसिकली 33 नहीं है, लेकिन वो कंकैटिनेट हुआ, आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यूनिटी ऑपरेटर वही होता है ना जिसमें प्लस का साइन सार लगा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने 3+, जब ये प्लस इसके साथ लगेगा ना, किसी भी स्ट्रिंग के साथ, किसी भी स्ट्रिंग से पहले प्लस लगेगा तो वो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग को उसने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया तो ये 3 और जो ये 3 जो स्ट्रिंग से कन्वर्ट होके आया था, ये दोनों 3 मिला के 6 बन गई हमारी, 6 आउटपुट आई है हमारी, ठीक है स्मार्ट। है सर कोई और कोई और बाकी 6 की 6 समझ आ गई? चलो ठीक है। करनी नहीं हो। जाहिर सी बात है सर, ये टाइपस्क्रिप्ट में नहीं चलेगी ना, टाइपस्क्रिप्ट के रूल को फॉलो नहीं कर रही। हाँ, बेस हो सकता है जावास्क्रिप्ट में चल जाए। ये मैं इसको अब देखें अनकमेंट करता हूँ ना, और मैं जेएस की फाइल में आता हूँ, तो देखें जेएस की फाइल में वो एरर नहीं दे रही, ठीक है ना। देखें जेएस की फाइल में उसने इसको क्लियर किया है। जेएस की फाइल में उस तरह शो करेगा जैसे आपने ग्रुप में मतलब स्टेटमेंट लगाई थी, जेएस की फाइल में नहीं करेगा, क्योंकि जेएस की फाइल में टाइप स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट हमारी टाइप स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट में जो है ना ये हमें एरर देगा। लेकिन बाकी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन हमें उसकी लॉजिक की लॉजिक, ठीक है जी। दूसरा हम डिस्कस करते हैं आज फंक्शंस। अच्छा जी, फंक्शंस जो है ना वो दो टाइप्स के हैं, टाइप्स के अंदर। अच्छा जी, पहला फंक्शन तो है नेम फंक्शन, दूसरा फंक्शन है एरो फंक्शन। हम दोनों फंक्शन ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन इस्तेमाल क्यों होता है। फंक्शन इस्तेमाल इसलिए होता है जब आपने एक एक कोई फंक्शन बनाया है, कोई चीज़ बनाई है आपने, जिस तरह कोई एक एडिशन की कोई फार्मूला आप बना लेते हैं, आप कहते हैं यार इसमें बार बार इस्तेमाल करूँ, तो आप बार बार इस्तेमाल करने के लिए बार बार उसकी स्टेटमेंट दोबारा दोबारा तो नहीं लिखेंगे। इस तरह फॉर लूप में क्या करते थे, हम एक स्टेटमेंट को अगर 1000 दफ़ा प्रिंट करना है तो हम क्या करते थे, हम एक स्टेटमेंट लिख देते थे और वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा था।
लेकिन वो तो नंबर ऑफ टाइम्स करता था ना। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको स्पेसिफिक टाइम 10 दफ़ा 20 दफ़ा जितनी दफ़ा भी कॉल कराना है, और उसमें हर दफ़ा वैल्यूज चेंज हो, हर दफ़ा वैल्यूज में क्या हो, चेंज हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकें, ठीक है, या स्पेसिफिक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी देना चाहते हो, आप रिटर्न टाइप भी उसकी यूज़ कर लेंगे, उसके अंदर अपनी मर्जी के पैरामीटर दे लेंगे, ठीक है। आप उसमें जो पैरामीटर डालेंगे आपको उसके हिसाब से वो आंसर भी करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। अब एरो और नेम फंक्शन का बेसिक जो क्या नाम है डिफरेंस है ना, काम दोनों का यही है कि उसने फंक्शंस करने हैं, लेकिन उसकी ना थोड़ी सी चेंजिंग है कि जो एरो फंक्शन है ना थोड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है, और थोड़े से ना मतलब क्या कहते हैं, अपना उनका जो सिंटेक्स होता है ना वो शॉर्ट होता है। नेम फंक्शन का जो होता है वो सिंटेक्स ज़रा कंप्लीट होता है, और आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है कि वो फंक्शन से नेम से स्टार्ट होंगे, उसको बताना पड़ता है ये फंक्शन है। एरो फंक्शन में कुछ नहीं करना पड़ता है, एरो फंक्शन में सिर्फ आपको एरो सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, और किसी भी वेरिएबल में सेव करा सकते हैं अपनी मर्जी के नाम पे। लेकिन जो नेम फंक्शन होगा उसको आपको स्टार्ट में बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन है, उसके नेम से पहले लिखना पड़ेगा ये फंक्शन, उसकी टाइप लिखनी पड़ेगी। जिस तरह किसी वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है ना फंक्शन है, इसकी टाइप, मतलब जो भी आप काम स्टार्ट करने लगे हैं उसकी टाइप क्या है, फंक्शन है। तो हम सबसे पहले तो नेम फंक्शन को देखेंगे कि नेम फंक्शन क्या करता है। अच्छा, सबसे पहले हम नेम फंक्शन लेंगे जो कि विदाउट पैरामीटर्स होगा, ठीक है जी। पैरामीटर्स जो है उसमें हम लिखेंगे नहीं, ठीक है जी। ये हमारा एक हेलो टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। इसका देखिए सिंटेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन। मैंने आपको बताया ना नेम फंक्शन का जो है उसको बताना पड़ेगा, बताएगा अपने नेम में कि मैं फंक्शन हूँ, ठीक है। फंक्शन टाइप है इसकी, नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, मैंने से हेलो रखा है, आप इसका नाम हेलो भी रख सकते हैं। लेकिन जो आपने नाम रखा है आपने उसको ही आपने उसी नाम से उसको कॉल करना है, ठीक है। और इस फंक्शन में जो है ना सबसे बड़ी जो बात है ना, होस्टिंग हो सकती है। होस्टिंग क्या होती है कि आप इसको इसको बनाने से पहले भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन नेम फंक्शन क्या क्या होता है, पहले आप उसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको कॉल करते हैं। देखिए मैंने इसको ऊपर कॉल किया तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं आपको नेम फंक्शन कॉल करूँगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं ऊपर कॉल करूँगा फिर भी एरर देगा, ठीक है। जिसने अगर सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेजेस पढ़ी है तो वो देखेंगे जब हम फंक्शन लिखते थे ना, अगर हम उसको वर्ड मेन से बाहर मतलब बनाते थे, तो हमें ऊपर उसके टॉप पे बताना पड़ता था कि आप ये फंक्शन जो हम नीचे बनाने लगे हैं, ये फंक्शनलिटी बनाना है, उसको पहले हमें इनिशियलाइज या डिफाइन करना पड़ता था, ठीक है ना। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, तो सॉरी टाइपस्क्रिप्ट में भी। तो लेकिन ये नेम फंक्शन है, नेम फंक्शन में क्या हो रहा है, एक फंक्शन है उसका नाम हेलो, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना ये फंक्शन में लाजमी लगाई जाती है। इसके अंदर जो है ना जब आप एम्प्टी छोड़ेंगे तो इसका मतलब है इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई पैरामीटर हम इसको नहीं दे रहे, ये विदाउट पैरामीटर है, ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर है, ठीक है जी। फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अब ये क्या करेगा जब हम इसको रन करेंगे, फंक्शन डॉट जेएस देखते हैं, हेलो वर्ड हमें जो है ना शो करा रहा है जो हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको 2-3 दफ़ा कर लूँ, मतलब सेम ही आउटपुट आएगी। मतलब मैंने एक दफ़ा डिफाइन कर दी है कि मैंने इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। अब वो जितनी दफ़ा मैं इसको कॉल करूँगा उतनी दफ़ा मुझे वो बताता जाएगा भाई इसमें ये है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। काम मैं करवाऊंगा वो जब भी मैं कॉल करूँगा तो मुझे उसकी वो आउटपुट देगा, ठीक है जी। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या कितनी दफ़ा रन होता है और क्या आउटपुट देता है। देखिए जी मैंने इसको 4 दफ़ा लिखा है, तो ये 4 दफ़ा मुझे आउटपुट दे रहा है, और 4 दफ़ा ही उसकी जो है ना क्या कहते हैं
सारी स्टेटमेंट्स रन हुई है। अब मैं इसमें जितनी स्टेटमेंट्स ऐड करता हूँ वो सेम ही होगा, मैं जितनी दफ़ा भी मैंने इसको कॉल करना है उसने सेम ही बताना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन होता है वो, जो नेम फंक्शन, खास तौर पे नेम फंक्शन जो है वो उसका अपने फंक्शन के पैरामीटर से स्टार्ट होता है। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। इसमें आपको आगे मैं बताऊँगा कि ये क्यों होती है, इसमें पैरामीटर लगाना पड़ता है, इसकी ये सिंटैक्स है एक फंक्शन का। इससे मैं पता चलता है हमने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया, और जो फंक्शन जो होगा वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में होगा। ठीक है? जो भी आपने फंक्शन लिखना है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखना है। ठीक है? उसके बाद हम एक फंक्शन देखते हैं जो कि फंक्शन विद पैरामीटर्स। अच्छा, ये फंक्शन विद पैरामीटर तो वो अपने नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि जी इसके अंदर क्या होंगे, कोई पैरामीटर पहले से डिफाइन होंगे। ठीक है जी। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो चीज़ होती है जो हमने बताते हैं कि भाई हमने अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देंगे। और अब ज़ाहिर-सी बात है, हम टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा हमारे जो पैरामीटर्स हम किस टाइप के होंगे। ठीक है ना? पैरामीटर्स हमारे किस टाइप के होंगे। अभी इसमें रिटर्न क्या होगा? जो वैल्यू इस नंबर में सेव होगी। ठीक है? ये सिंपल के एक एडिशन का नंबर है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये रिटर्न टाइप वाला, इसमें आप कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। ठीक है ना? ये जो भी पहला जो हमारे पास बना हुआ है ना, ये एक सम का बन गया। इसी तरह आप माइनस का भी बनाएँगे, इसी तरह आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन का भी बनाएँगे, डिवीज़न का भी बनाएँगे। ठीक है जी? मैं सबका काम चेक करूँगा, जो ग्रुप में जो है ना सारे, ये सारे फंक्शन जो हैं एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, ये सारे इससे बना के और नीचे कॉल करेंगे। ठीक है? और डिफरेंट नंबर्स के साथ, डिफरेंट दफ़ा डिफरेंट नंबर्स के साथ। ठीक है? अभी हमने यूज़र से इनपुट लेना मतलब स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी हम सिंपल कंसोल लॉग और हार्ड कोडेड काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्या नाम है प्रॉम्प्ट लेना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारी जो है ना किस तरह हम प्रॉपर्ली पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं। ये जो फंक्शन जो है ना हमारे कैलकुलेटर का ऐप बनाने में जो है ना बहुत हमें काम देंगे। और भी बहुत सारी जगह पे काम देंगे, लेकिन जो बेसिक फंक्शन कर रहे हैं ना पैरामीटर के साथ, तो वो हम देखते हैं। अब मैंने एक फंक्शन बनाया सेम जैसे पहले बनाया था। ठीक है? उसकी टाइप बताई मैंने कि ये फंक्शन है। ठीक है? एक उसके नाम दे दीजिए ऐड नंबर्स। इसका मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। ठीक है जी? मैं एडिशन भी दे सकता हूँ, समेशन भी दे सकता हूँ, जो भी मैं इसको नाम देना चाहूँ, ठीक है? मैं इसको दे सकता हूँ। मैं इसका नाम लिख दिया फंक्शन का। अच्छा, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स वही है जो मैंने पहले लिखी थी, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या आ गया? इसके अंदर ना हमने क्या कर दिया है, हमने पैरामीटर्स दे दिए। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये रन करके दिखाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा जी क्या सिचुएशन है। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या होता है कि जब ये 2 पैरामीटर्स कॉल किए गए हैं, तो इन 2 पैरामीटर्स के अंदर एक सम टाइप का वेरिएबल लिया गया है। इसको लेट भी रख सकते हैं आप, कांस्टेंट भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? कांस्टेंट रखा रहता है ब्लॉक स्कोप के अंदर यूज़ करने के लिए, कि ये और सम जो है ना इस फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं होगा, ना ही कॉल होगा, ना ही बन सकेगा। ठीक है? तो ये इसलिए कांस्टेंट यूज़ किया जाता है कि एक ही जगह पे, एक ही स्कोप के अंदर इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करो, उसी स्कोप में यूज़ हो और उसी स्कोप में डिस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है जी? क्योंकि जब आप मेमोरी में वेरिएबल्स बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रक्ट भी होने हैं। मतलब ये अगर उसको आप रखेंगे, अब इस तरह के फंक्शन ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप में नहीं समझेंगे, तो फिर समटाइम्स जो है ना एरर्स आते हैं। ठीक है? फिर उसे कहते हैं मेमोरी लीकेज होती है। मतलब समटाइम्स जो है ना आपकी आउटपुट्स जो है ना वो उसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, एडिशन गार्बेज ऐड होना शुरू हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, जो गार्बेज आ रहा है, जब वो एम्प्टी होगी जब, तो उसके अंदर गार्बेज वगैरह एंटर होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉक स्कोप में ये होता है कि जब वो बाहर ही नहीं आते, तो उसमें कोई गार्बेज या कोई ऐसी भी चीज़ आने का खतरा ही नहीं रहता। तो इसमें हम जो है ना ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप का भी ख्याल रखते हैं। वैसे तो सी प्लस प्लस या सी के अंदर भी हम बताते थे कि जो मेन फंक्शन से बाहर होता था, वो ग्लोबल वेरिएबल होता था, और जो मेन फंक्शन के अंदर होता था, वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता था। ठीक है ना? वॉइड मेन के अंदर ही यूज़ होता था। सेम इसी तरह ये भी है, लेकिन सिर्फ इसका क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि हमें इसकी सबसे पहले हम इसकी टाइप नहीं बताते। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ मैं भूल गया हूँ, कि अगर हमने सम का डिक्लेयर किया तो हमने इसको बताना है कि ये नंबर टाइप है। रिटर्न जो करनी है हमने, सम जो रिटर्न करना है वो नंबर टाइप का रिटर्न करना है। ठीक है? टाइप स्क्रिप्ट में आपने जो भी चीज़ क्रिएट करनी है उसके नंबर्स का ज़रूर, उसकी टाइप का ज़रूर ख्याल रखना है। ठीक है जी?
अब सबसे पहले तो देखें जी, मैं बताना चाहूँगा, दो पैरामीटर्स हैं, num1 और num2, पहला नंबर और दूसरा नंबर, दोनों किस टाइप के हैं? नंबर्स टाइप के। अब ये सम हो रहा है, सम भी नंबर टाइप का है, उसके अंदर क्या सेव करा रहे हैं कि जो ऊपर नंबर लेंगे ना, उन दोनों का सम सेव करा रहे हैं, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे हम? सम, मतलब जो वैल्यू सम के अंदर आई है उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको कॉल करने का तरीका देखें, कॉल कैसे कर रहे हैं? किसी वेरिएबल के अंदर कॉल कर रहे हैं, हम बगैर वेरिएबल के भी कर सकते हैं, लेकिन कंसोल लॉग कराने में मुश्किल होगी, तो इसलिए हम इसको, जो भी इसका आंसर आएगा ना इस फंक्शन का, उसको हम किसी वेरिएबल, नंबर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ठीक है जी। नंबर कुछ भी होता है, इसको रिजल्ट रख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट में मैं क्या करता हूँ कि एक ऐड नंबर का वेरिएबल, सॉरी, फंक्शन कॉल करता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ। पहली जो वैल्यू होगी वो नम 1 की लाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या लाएगी? 3 की लाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए दूँ तो क्या ये ठीक है? तो देखो उसने 7 ही एरर दे दी। क्यों एरर दे दिया है? क्योंकि हमने ऊपर बताया कि हमारा पैरामीटर किस टाइप का है? नंबर टाइप का, लेकिन हम तो स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हैं उसको वेरिएबल, तो वो साथ ही क्या कह रहा है कि ये एरर है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ही पता चल जाता है कि भाई अगर हमने जो वैल्यू लेनी है वो नंबर टाइप की लेनी है, दोनों वैल्यूज, ताकि उनको सम करा दे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो देखें वो कह रहा है जी, अब सम टाइप का जो नंबर है उसमें आप स्ट्रिंग इसका सेव नहीं करा सकते, ठीक है जी। और यहाँ पे भी उसने दे दिया कि जो आपने वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग टाइप नहीं है। अगर मैं इसको ए कर दूंगा तो अब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमने जिसमें अपनी वैल्यू सेव करानी है ना, वही नंबर टाइप का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें इसके पास से टाइप हटा दूँ तो देखिए कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन इसको यहाँ पे मसला हो रहा है कि यहाँ पे नंबर नहीं है। मैं यहाँ से भी हटा दूंगा तो अब देखें कि, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में दे रहा है क्योंकि तो एडिशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो बस ये इसको ना आप इन चीज़ों के साथ खेल के इनको चेक करें कि कहाँ पे एरर्स आते हैं, कहाँ पे नहीं आते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट जनरेट करते हैं हम। देखें जी, इसकी आउटपुट 5 + 3 8 आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पैरामीटर के अंदर जो है ना एक और पैरामीटर क्रिएट करता हूँ num3 के नाम से, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है जी। num3 के नाम से मैंने क्रिएट किया, और उसको मैंने किस टाइप पर रखा? नंबर टाइप पर रखा। अब नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ, num3, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा नंबर भी इसको दूंगा, ठीक है। तीसरा नंबर मैं 1 दे देता हूँ इसको, ठीक है जी। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, चेक करते हैं इसका रिजल्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये डिमास रूल की तरह पहले सम कर रहा है, जो सम का आंसर आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों से खेल सकते हैं। अब मैं जिस तरह आपको सब्ट्रैक्शन का बता रहा था कि अगर आप सब्ट्रैक्शन का बनाना चाहें, सेम फंक्शन माइनस के लिए बनाना चाहें, क्या करेंगे? उसको हम सेम को जो है ना कॉपी करते हैं। अच्छा जी, अब वो सेम है, तो वो कह रहा है सब, ठीक है जी। इसको हम लेट कर लेते हैं और दोबारा डिक्लेयर नहीं करते, ताकि वो जो ऊपर वाली वैल्यू को ओवरराइड करे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट वाला को फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है जी। वैल्यूज इसमें नहीं रहने देंगे, सिर्फ चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। बाकी नाम की छोड़ देते हैं, इसको भी सब कर लेते हैं, सब, ठीक है जी। अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है हमारी।
ठीक है जी। अब वो क्या कर रहा है, हमने सेम मतलब उसमें किया था ना, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, तो उसने पहले वाला जो रिजल्ट है ना उसको ओवरराइड करके सिर्फ ये वाला दे दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट रिजल्ट 2 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब कॉल करते हैं एंड यहाँ पे भी इसको रिजल्ट 2 कर लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है इशू, पहले वाला कंसोल डॉट लॉग, अच्छा हाँ कंसोल डॉट लॉग एक स्टेटमेंट है, ऊपर भी स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अंदर हम कॉल करते हैं खाली रिजल्ट। अब ठीक रहेगा। हाँ जी, ये दोनों आउटपुट आ रही हैं, मतलब ऐड नंबर का भी आ रहा है और सब्ट्रैक्ट नंबर का भी फंक्शन आ रहा है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन का भी बना सकते हैं, इसी तरह आप डिवीजन का भी बना सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी, एक आखिरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं फिर हम। अच्छा, अब ये जो टाइप है इसमें क्या होता है कि आपने ना इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, और होता ये क्या है कि आप कहते हैं जी ऑप्शनल, कि मतलब जो आप टाइप ले रहे हैं वो एक ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल क्या होता है कि मतलब ये या फिर ये। ठीक है, जो इफ कंडीशन में हम करते थे, इफ अगर ये है चीज़ है, नहीं तो ये। ठीक है जी, देखें जी, पहले क्या किया हमने, एक फंक्शन लिया, उसका नाम रख लिया ग्रीट। ठीक है जी, उसके साथ नेम का हमने वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का उसको पैरामीटर दे दिया। और यहाँ पे देखें एक चीज़ और की, हमने उसको बताया कि हमारी जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है ना वो क्या आएगी। हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप भी उसको भी क्या बता दी कि भाई स्ट्रिंग टाइप की आएगी फंक्शन की, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो हमने फंक्शन की भी रिटर्न टाइप बताई है कि क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, वेरिएबल की रिटर्न टाइप बताई थी ना हमने, सॉरी वेरिएबल किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब यहाँ पे हमने फंक्शन के जो करली ब्रैकेट्स थे उसके साथ हमने बताया कि जो हमारा फंक्शन है ना वो स्ट्रिंग टाइप को, उसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग ही होगी, इसमें नंबर रिटर्न नहीं मतलब अगर ये वाला वेरिएबल ऑप्शनल है तो ये ना हो कि भाई नेक्स्ट टाइम बंदा क्या, ये नेम अगर ऑप्शनल है, अगर मैंने इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो उसकी जगह कोई 3 दे दे, 4 दे दे, नहीं। हम कहेंगे भाई हमें जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है ना वो भी स्ट्रिंग ही चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ये ना हो तो मतलब नाम की जगह 3 लिख दे तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि उसको रिटर्न टाइप पता नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमारी रिटर्न टाइप जो हो वो भी स्ट्रिंग ही हो। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नेम का वेरिएबल लिखा, इसके साथ हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये नेम जो है ऑप्शनल है, मतलब ये पैरामीटर जो है ऑप्शनल है। अगर कोई पैरामीटर नहीं भी दिया जाएगा तब भी ये फंक्शन रन करेगा। जो पैरामीटर वाले फंक्शन होते हैं वो विदाउट पैरामीटर मतलब कॉल नहीं किए जा सकते, उसके अंदर पैरामीटर देना लाजमी होता है। लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना तो फिर ये ऑप्शनल हो जाएगा। अब एक इसकी कंडीशन लगाई है, अगर तो पैरामीटर है तो वो उस पैरामीटर को प्रिंट करा दें। ठीक है ना, अपने टेम्पलेट लिटरल के साथ। ठीक है ना, तो अगर मैं स्ट्रिंग और वेरिएबल के साथ, और अगर नहीं भी है एल्स, मतलब अगर हमारे पास क्या नाम है आपका पैरामीटर नहीं भी है तब भी वो प्रिंट कराए, तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट, तब भी कोई ना कोई काम वो करे। ठीक है ना, ऑप्शन आ गई ना हमारे पास, इफ आ गया या एल्स आ गया। ठीक है ना, तो आपने इसको हम रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये जो पहली आउटपुट है ना, इसमें क्या हो रहा है, कोई हमने पैरामीटर नहीं दिया उसको, तो इसमें कौन सी साइड कॉल होगी, एल साइड कॉल होगी। ठीक है जी, और ये जो है इसमें हमने उसको कोई पैरामीटर दे दिया है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी साइड कॉल होगी, इफ कंडीशन कॉल होगी। ठीक है ना, इसको भी रन करके देखते हैं। देखें, पहले हेलो स्ट्रेंजर हो रही है, फिर हेलो एलिस हो रही है। अच्छा, मैं कमेंट करता हूँ, पहले एक को कॉल करता हूँ फिर दूसरी को। ठीक है जी, अब मैंने जिसको कमेंट किया है वो नहीं प्रिंट हुआ, ये वाली विदाउट पैरामीटर वाला प्रिंट हुआ। अब हम विद पैरामीटर वाला चेक करते हैं।
ठीक है जी, देखें अब पैरामीटर वाला कॉल हो गया। इसमें हमारी इफ एल्स कंडीशन भी मतलब हमें क्लियर होगी, और हमारे साथ नेम फंक्शन भी। अच्छा, नेम फंक्शन का मैंने अब आपको कंप्लीट करा दिया। अब आगे हम करते हैं एरो फंक्शन। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर भूलते रहेंगे। ठीक है ना, इतना सारा हमने अब कवर कर लिया है, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। उसको साथ साथ जो लेके चलेगा उसको फ़ायदा रहेगा। ठीक है ना। तो अब आगे इंशाल्लाह हम अब डिस्कस करते हैं नेम फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे पैरो फंक्शन। पैरो फंक्शन क्या होते हैं, मतलब उसका सिंटेक्स कैसे शुरू होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, नेम फंक्शन एरो फंक्शन में होता है कि नेम फंक्शन में आप पहले उसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन है, मतलब बताते हैं कि ये फंक्शन है। लेकिन एरो फंक्शन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। एरो फंक्शन बेसिकली ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक फंक्शनैलिटी कॉल होगी, और इसके अंदर आप उसकी रिटर्न टाइप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब करना क्या होता है, हम इसको किसी वेरिएबल में लेट करते हैं, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं हम। जैसे अगर हम ऐड का फंक्शन करने लगे हैं या हेलो का करने लगे हैं, हेलो इज इक्वल टू ये एरो फंक्शन। ठीक है, कोई वेरिएबल लिया है हेलो नाम का, उसके अंदर क्या किया, हमने ये एरो फंक्शन डाल दिया। अब जो भी फंक्शनैलिटी के मतलब आंसर आएगा, जो भी चीज़ वो रिटर्न कर रहा होगा, जो भी ना भी रिटर्न कर रहा होगा, कोई भी फंक्शनैलिटी इस फंक्शन के अंदर होगी ना, वो किसके अंदर सेव हो जाएगी, हेलो के अंदर। और कंसोल लॉग इसको करा लेंगे हम, हेलो करा लेंगे। अच्छा, पहले देखें, हम फंक्शन को मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे, और फिर उसको मतलब कंसोल लॉग करा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने उसको ऑलरेडी किसी वेरिएबल में मतलब करा लिया है। ठीक है, और इसको अच्छा यहाँ पे देखिए हमने इसकी टाइप भी नहीं लगाई, क्योंकि अब ये कोई मतलब इसकी रिटर्न टाइप नहीं है ना। लेकिन जब हमने रिटर्न टाइप बतानी होगी तो फिर हम इसका वेरिएबल की टाइप भी बताएंगे कि किस टाइप की हमें रिटर्न टाइप चाहिए। ठीक है, अब चल पहले हम चला के देखते हैं कि इसके अंदर हम कोई चीज़ लिखते हैं। ठीक है जी, ये उसी तरह मतलब एक सिंपल फंक्शन है, इसको एक कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है जी, उसका नाम है से हेलो। मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी मर्जी से जो भी हम नाम रखना चाहे वो अपने वेरिएबल का या फंक्शन का रख सकते हैं। ठीक है जी, बस नेमिंग का ख्याल रखना है कि वो कांस्टेंट टाइप ना हो, पहले से मतलब मौजूद ना हो। ठीक है जी, वो वेरिएबल ही हो। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है जी, से हेलो के नाम का। ठीक है जी, उसके अंदर हमने अपना एरो फंक्शन स्टोर करा रहे हैं। ठीक है जी, उस एरो फंक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक कंसोल लॉग की स्टेटमेंट कॉल हो रही है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हमने इसको इसका नाम लिख के और बता दे दिए एक फंक्शन है। ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप इसको कॉल कर दिए। ये कॉलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑटोमेटिकली रन नहीं होता जब तक उसको कॉल ना किया जाए। वो मतलब मौजूद होगा लेकिन कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं क्या इसकी आउटपुट आती है। ठीक है जी, इसकी आउटपुट हमें हेलो वर्ड दे रहा है। अब ये जो फंक्शन था ये विदाउट पैरामीटर था। ठीक है ना, ये विदाउट पैरामीटर है। अब हम देखेंगे विद पैरामीटर कि एरो फंक्शन में अगर पैरामीटर दिए जाए तो किस तरह का होगा वो। ठीक है जी, अब ये देखें, ये एरो फंक्शन है। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है ऐड नंबर टाइप का। ठीक है जी, और उस वेरिएबल के अंदर ये पूरा स्टोर है जिसने हमने पहले किया था। ठीक है, num1 है और num2 इसमें पैरामीटर्स हैं। इसमें हम पैरामीटर्स बढ़ा भी सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम मतलब जिस तरह मर्जी बढ़ा लें। ठीक है जी, सेम उसी तरह कॉलिंग भी होगी, लेकिन यहाँ पे हम इस फंक्शन को इसी वेरिएबल में कॉल करेंगे। ठीक है जी, तो
इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं इस दफ़ा। हम इसको 10 करते हैं, तो इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें और भी मतलब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन रिटर्न टाइप जो है ना वो एक ही होगी, मतलब इसमें आपने जो भी काम करना है वो एक ही चीज़ रिटर्न करेगा। मतलब फाइनल जो रिटर्न चीज़ होगी वो एक फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी, आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो मैं सम टाइप का रिटर्न करना चाहता हूँ। अब सम किस टाइप का है, वो ऑटोमेटिकली लेट करा, ये नंबर टाइप का है। हमने इसको बताया नहीं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में अच्छा है कि हम पहले उसको बता दें कि हम क्या चीज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने पैरामीटर इसको दोनों नंबर टाइप कह दिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो सम को जो है ना एज अ नंबर लेट करके उसको नंबर ही करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको भी नंबर टाइप कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि भाई कोई इसमें आपका स्ट्रिंग ना ऐड कर सके। ठीक है जी। इसको रन करके देखते हैं विद पैरामीटर और फंक्शन को रन करके देखते हैं। ठीक है जी। 5 और 10 15। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी एरो फंक्शन में ऑप्शनल मतलब करके देखते हैं कि भाई पैरामीटर देना ऑप्शनल है, मतलब दोगे तो तब भी वो रन करेगा, और पैरामीटर नहीं दोगे तब भी वो रन करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। हमारा सेम उसी तरह एक ग्रीड टाइप का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने अपना एक एरो फंक्शन स्टोर कराया है। ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन में देखें कि उसको हम क्लोज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, एरो फंक्शन को क्लोज भी कर रहे हैं सेमीकोलन के साथ। ठीक है जी। नेम फंक्शन में हम उसको क्लोज नहीं करना पड़ता हमें, लेकिन एरो फंक्शन में उसको क्लोज करना पड़ रहा है क्योंकि वो किसी वेरिएबल के अंदर है, इसलिए उसको क्लोज करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने इसको किसी वेरिएबल, क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड पे आप क्लोज करवाते हैं। तो बेसिकली ये जो आप इसको क्लोज करा तो आप बता रहे हैं कि ये वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन है ना, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन शुरू होगी, मतलब फंक्शन से आगे काम शुरू होगा। ठीक है ना। तो आपने इसको क्लोज कराना नहीं, वरना अक्सर लोग जो क्या करते हैं, जब फंक्शन सारा बना लेते हैं तो क्लोज नहीं करवाते हैं। तो उसको क्लोज नहीं कराते तो असल में बेसिकली तो ये वेरिएबल के अंदर है ना, तो उसको क्लोज नहीं करवाते, तो वो उसको क्या मैं पैरन आते रहते हैं। वो कहते हैं सर हमने फंक्शन तो सही बनाया है, लेकिन जो है इसमें यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं करवाया। ठीक है जी। सेम उसी तरह अभी ये इसको किसी वेरिएबल के अंदर हमने एरो फंक्शन रखा है। ठीक है। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल कर लिए, सॉरी एक वेरिएबल एक पैरामीटर रख दिए, और उसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसको क्वेश्चन लगाने का मतलब है कि ये ऑप्शनल है। अगर तो ये होगा तब भी हमारा फंक्शन रन करेगा, अगर ये नहीं होगा तब भी ये हमारा फंक्शन रन करेगा। और साथ हमने बता दिया कि जो हमारा फंक्शन है किस टाइप का है, किस टाइप की मतलब चीज़ रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे जो फंक्शन चाहिए ना कल दोनों, मतलब जो प्रैक्टिस करेंगे आप, वो आप मेन फंक्शन में भी बनाए और एरो में भी बनाए, दोनों में फ़र्क पता चलेगा आपको, सिंटेक्स में कितना फ़र्क आता है। ठीक है ना, और ईजी कौन सा होता है। ठीक है। अब मैं इसके आपको डिफरेंट मैं बताऊंगा अभी कि फंक्शनलिटी क्या है, कि डिफरेंट मतलब ये इसमें ये नहीं कह सकते कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट। ठीक है ना, दोनों की अपनी अपनी जगह मतलब अलग अहमियत है, दोनों अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पे मतलब फंक्शन नेम फंक्शन की जरूरत होगी वहाँ नेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपको एरो फंक्शन की जरूरत होगी वहाँ पे एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कौन सा एक दूसरे से बेस्ट है, दोनों अपनी फंक्शनलिटीज में बेस्ट है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, वो किस कंडीशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, अब उस कंडीशन के मुताबिक इसको मतलब बनाएंगे। तो सेम वही है। अब इफ कंडीशन में क्या हो रहा है कि नेम वेरिएबल दिया हुआ है, और एल्स में क्या हो रहा है, मतलब हमने कोई उसको पैरामीटर नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। इसमें पैरामीटर दिया हुआ है और ये विदाउट पैरामीटर है। तो ये देखिए हमने जब कॉलिंग कर रहे हैं तो एक विदाउट पैरामीटर कॉलिंग कर रहे हैं, एक विद पैरामीटर कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि देखें हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर कॉल कर रहे हैं। वेरिएबल का कॉल तब करना है जब हमारे पास जो रिटर्न टाइप जो होगी, जो पैरामीटर टाइप होंगे दो। ठीक है ना, जब दो पैरामीटर होंगे तो फिर इसको जो है ना हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं कि उसकी टोटल वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है ना, जब हम खाली एक कंसोल लॉग करवा रहे हैं, एक सिंपल वैल्यू मतलब करा रहे हैं, तो हम इसको इजीली यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है जी।
दोनों वैल्यूज़ इसी तरह आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको थोड़ा-सा डिफरेंस बता दूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा मज़ीद क्लियर हो जाए कि मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसके सिंटैक्स में मतलब चेंजिंग है, ठीक है जी। वो नेम फंक्शन जो है हमारा, वो फंक्शन से स्टार्ट होता है, उसका फंक्शन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, दूसरा जो है, उसको आपने सिर्फ़ एरो से मतलब स्टार्ट करा के और आप उसको किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है जी। रिटर्न स्टेटमेंट में फ़र्क होता है कि उसमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट साथ में रिटर्न लिखना ज़रूरी है। इसमें अगर आप रिटर्न ना भी लिखें, तब भी वो इम्प्लिसिटली अपने आप पर उसको पता है कि रिटर्न होना ही होना है। कोई ना कोई चीज़ रिटर्न होनी ही होनी है। जब उसमें पैरामीटर चले गए हैं, तो वो इतना इंटेलिजेंट है ये एरो फंक्शन, उसको पता है कोई ना कोई चीज़ रिटर्न होनी ही होनी है। ठीक है? एक ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करते, लेकिन वो फिर देखें रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप में एरर आ जाएगा कि आपको ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो ये आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसमें रिटर्न टाइप का फ़र्क होगा। मतलब ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आप वो नहीं भी करेंगे, तो वो इम्प्लिसिटली तो अपने आप को बता देगा भई इसमें कोई चीज़ रिटर्न होनी है, और वो क्या होनी है वो उसको पता चलेगा मैंने क्या रिटर्न करना है। ठीक है? अच्छा, होस्टिंग का बेसिकली क्या फ़र्क है, कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेन फंक्शन में ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ, देखिए उसको एरर दे रहा है, ठीक है? लेकिन नेम फंक्शन में क्या होता है कि अगर नेम फंक्शन में हम पहले फंक्शन बता देते हैं, उसको ऊपर कॉल करेंगे तो एरर नहीं देगा, ठीक है ना? फंक्शन नेम वन का फंक्शन है, ठीक है? इसको अंदर ऊपर कॉल कर लें। देखिए, अब ये नेम फंक्शन जो है, ये हमें एरर नहीं दे रहा, लेकिन ग्रीट फंक्शन एरर दे रहा है। मतलब वो बता रहा है कि ग्रीट फंक्शन जो है पहले डिफाइन होगा, फिर कॉल होगा, ठीक है? तो नेम फंक्शन जो है, वो डिफाइन होने से पहले भी कॉल किया जा सकता है। मतलब डिफाइन मतलब जहाँ पे हमने डिफाइन किया ना, उस डेफिनेशन से पहले। ये नहीं कि अगर हमने इसको डिफाइन नहीं किया तो कॉल कर लें, अगर मैं इसको हटा दूँगा, तो देखिए वो भी एरर देगा, ठीक है ना? मतलब ये है कि डिफाइन जहाँ पे किया है, उससे पहले भी कॉल हो सकता है। मतलब अपनी डेफिनेशन से पहले भी कॉल हो सकता है। और जो लेकिन जो एरो फंक्शन है, वो अपनी डेफिनेशन से पहले कॉल नहीं हो सकता। इसे कहते हैं होइस्टिंग, ठीक है जी? अच्छा, चॉइस जो है दोनों के दरमियान में जो है वो डिपेंड करती है कि आपका केस मतलब केस किस टाइप का है, मतलब जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन है वो किस टाइप की आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि कौन-सा मतलब बेस्ट है, मतलब किसी को ये नहीं कह सकते, लेकिन नेम फंक्शन के अपने एडवांटेजेस हैं और क्या कहते हैं एरो फंक्शन के अपने एडवांटेजेस हैं। जो आपको बेटर सूटेबल होगा, वो आप यूज़ करेंगे। मतलब समटाइम्स आपने उसको पहले कॉल करना होगा, या पूरे मतलब ग्लोबली हर जगह पे कॉल करना होगा, तो आप नेम फंक्शन इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपने किसी को किसी स्कोप के अंदर किसी फंक्शन को किसी स्पेसिफिक स्कोप के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई इससे बाहर ना हो, ठीक है ना? उसको डिफाइन किया और उसके नीचे कॉल किया, मतलब इससे बाहर उसको कॉल नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप जो है वो एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? तो अब ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो काइंडली जो है ना इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है जी? प्रैक्टिस लाज़मी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएँगे, जितना हम एडवांस जाएँगे, तो हमारे लिए प्रैक्टिस के बगैर चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम बहुत आगे चले गए हैं, तो हमने अब आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे असाइनमेंट के, ठीक है जी? जो हमने 15 तक किए थे, अब 15 से आगे देखेंगे। लेकिन अब 15 से आगे जो होंगे उसमें फंक्शन यूज़ होंगे, तो आप इस फंक्शन को तैयार करेंगे तो फिर आगे वाले आपको समझ आएँगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।